न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। तो आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक पर। और केंद्र में जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है। संसद का मानसून सत्र अभी चल रहा था, उसी में आखिरी दिनों में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। पहले तो विपक्ष ने विरोध किया इसे पेश करने का। अब आप देखिए, कोई भी विधेयक सरकार कोई भी लाती है तो उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, फिर वोटिंग का भी मौका मिलता है। और क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है तो इसलिए इसको 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग पास कराना पड़ेगा। इसमें संविधान संशोधन विधेयक में आप पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी नहीं बुला सकते। दोनों सदनों में अलग अलग, और दोनों सदनों में से किसी में भी भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त है, बल्कि राज्यसभा में जो है सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। तो अब ये कायदे से तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा अवसर है। एक तरह से बिना अविश्वास प्रस्ताव दिए हुए किसी भी सदन में, लोकसभा में ही दिया जाता है, तो वैसे तो दिए हुए मौका सरकार को गिराने का, संविधान संशोधन विधेयक गिर जाए तो फिर सरकार के लिए बना रहना मुश्किल होता है। तो अब मौका था, लेकिन सवाल ये है कि विषय क्या है। विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। यानी यदि आप किसी पद पर है, आप प्रधानमंत्री है, याद रखिए प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्र में मंत्री हैं, चाहे राज्य में मंत्री हैं, और आप कोई भ्रष्टाचार या किसी अपराध का मामला आप पर चलता है, FIR होती है, मामला दर्ज होता है और आपकी गिरफ्तारी होती है, और लगातार 30 दिन तक अगर आप जेल में रहते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और आपको अगर जो है बेल मिल जाती है, आपको जो है जमानत मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं, तो आप फिर से बन सकते हैं उस पद पर। तो कुल इतनी सी बात है कि इसका सीधा सा उद्देश्य था, जिस व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप है वो जेल से सत्ता में बने रह सकता है। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। और यह मुझे नहीं लगता कि शायद ये जब संविधान बना 1950 में, उसके बाद ही होना चाहिए था, जब यह व्यवस्था की गई थी। संविधान में किसी की कोई भी सरकार कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क से लेकर वरिष्ठतम IAS अधिकारी तक अगर सिर्फ 48 घंटे जेल में रहता है, कस्टडी में रहता है, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये नियम है। इसमें कोई जो है, इसमें अदालत में जाकर कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं होती। मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए और प्रधानमंत्री के लिए यह छूट क्यों? तो यह विशेष कानून क्यों? अरविंद केजरीवाल का सबसे ताज़ा उदाहरण है, तमिलनाडु में सत्येल बालाजी का उदाहरण है, और दिल्ली में ही सत्येंद्र जैन का उदाहरण है। जेल में ही रहे मंत्री बने रहे अरविंद केजरीवाल, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? तो उसको रोकने के लिए राजनीतिक जीवन में एक शुचिता के लिए ऐसे लोग कम से कम अपने पद पर न रहे जब तक कि वह जेल से निकलकर नहीं आते। यह संविधान संशोधन लाया गया है। अब यह संविधान संशोधन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री का अभियान है, जीरो टॉलरेंस की उनकी जो नीति है, उसका एक हिस्सा है। देखिए, कहा जाता है कि लड़ाई आपको वो लड़नी चाहिए जिसके जीतने की पूरी उम्मीद हो। अब विपक्ष के सामने ये चुनौती थी कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में भाजपा का स्पष्टतम बहुमत नहीं है। तो 2/3 बहुमत की तो बात बड़ी दूर है। तो विपक्ष के पास मौका था। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद उनके सामने सबसे अच्छा अवसर था, सुनहरा अवसर था कि सरकार को पराजित कर दे। यह विपक्ष के नेता है। अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते विपक्ष को इकट्ठा करते,
अगर गैर भाजपा जो पार्टियां एनडीए में नहीं है उन सबको इकट्ठा करते तो शायद इस मामले में सफल हो जाते। तो बजाय इस विधेयक पर मतदान के समय सरकार को गिराने की कोशिश करने के इस विधेयक का ही विरोध शुरू कर दिया गया। पहले इंट्रोडक्शन के लेवल पर विरोध किया गया, इसकी प्रतियां फाड़ दी गई, उड़ा दी गई, कागज जो है सदन में एक भद्दादेश से पेश किया गया। मतलब संदेश साफ है कि हम हिंदू विरोधी ही नहीं हैं। आप ये गलतफहमी में है कि हम सिर्फ हिंदू विरोधी हैं, हम भ्रष्टाचार के समर्थक भी हैं। हम किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को खत्म नहीं होने देना चाहते और ये हमारी जब पहली सरकार बनी थी तब से हम इसको पाल पोस रहे हैं। और 2004 से 2014 तक का जो कार्यकाल था वह तो पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड हुए भारत के आज़ादी के इतिहास में, इससे बड़े किसी कालखंड में नहीं हुए। इसके बावजूद भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर चिपक जाने के बावजूद भी कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी कदम का विरोध कर रही है। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि पूरा विपक्ष उसके साथ नहीं है। अब सरकार ने न केवल यह विधेयक पेश किया, संविधान संशोधन विधेयक, बल्कि इसको पेश करते ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया गया, जहां सब पार्टियों के मेंबर होते हैं। वहां विचार विमर्श किया गया, उसके आधार पर फैसला होगा, उसके रिकमेंडेड आएगी और फिर सरकार नया बिल लेकर अगर कोई संशोधन करना चाहती है तो जेपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पर, तो उसके आधार पर नया बिल लेकर आएगी। उस पर संसद में चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा। अब देखना में यह लगता है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ये आखिर ये जोखिम लिया क्यों। इसका पास तो बहुत ही, उसके पास तो बहुमत है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से 11 साल का जो कार्यकाल देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस बात को वो सही समझते हैं उस पर जरा भी संकोच नहीं करते, सीधे मोर्चा खोलने से। जीएसटी मेरा मानना है कि इस सरकार को 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहें संसदीय कार्य के रूप में तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा बिल, ऐसा कानून जिसमें सभी राज्य में आम राय से अपना जो आर्थिक अधिकार है वो केंद्र को सौंप दिया, वो छोड़ दिया। यह अनप्रेसिडेंटेड है, कभी भारत में हुआ नहीं है। लेकिन उस समय तो बीजेपी की स्थिति और खराब थी, राज्यसभा में उसके और कम नंबर थे। यह सही है कि लोकसभा में उसका सामान्य बहुमत था, तो तिहाई तो तब भी नहीं थी। उसके बावजूद यह बिल लेकर आई और लगभग आम सहमति से पास भी कराया। यह जो है यह पॉलिटिकल मैनेजमेंट का नायाब उदाहरण है। यह पढ़ाया जाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में भी, किस तरह से एक सरकार ने ऐसे मुद्दे पर जिस पर लगातार सालों से असहमति थी राज्यों के बीच में, पार्टियों के बीच में, उस पर आम सहमति बनाई, उस पर संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए और उसको पास भी करा लिया। दूसरा अनुच्छेद 370 जनसंघ के समय से पार्टी के मैनिफेस्टो में यह मुद्दा रहा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी दल उसके हमेशा विरोध में रहे। उन्होंने ही अनुच्छेद 370 जो वो शामिल कराया गया था संविधान में, वो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी यह प्रस्ताव लेकर आएगी और पास भी करा लेगी, खास तौर से राज्यसभा में। अब भाजपा को देखें कि वह प्रस्ताव वो सबसे पहले राज्यसभा में लेकर आए और वहां से पास कराया। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे कि अब यह बिल आया है, इसको प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। भाई आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं या भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं। याद दिलाना भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी थे जिन्होंने जो अध्यादेश मनमोहन सिंह के सरकार लेकर आई थी,
कि जो दागी है उनको 2 साल की या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस प्रावधान को समाप्त करना चाहती थी उस अध्यादेश के जरिए। उस अध्यादेश के प्रति प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फाड़ दिया और कहा कि यह बकवास है और कैबिनेट के सर्वसम्मति से पास किया था। वो लालू प्रसाद यादव को जेल जाने से बचाने के लिए, उनकी सदस्यता बचाने के लिए, जेल जाने से तो नहीं बचते लेकिन उनकी सदस्यता बचाने के लिए था, उनकी राजनीति को बचाने के लिए राहुल गांधी उसके विरोध में खड़े नजर आ रहे थे। तो यह उनका नैतिक स्टैंड था। वहीं राहुल गांधी अब लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं, मंच साझा कर रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता में थे और चारा घोटाले में उनको सजा हो चुकी है, जेल काट चुके हैं, अभी जेल की टर्म पूरी नहीं हुई है, जमानत पर रिहा है, लेकिन राहुल गांधी को कोई एतराज नहीं है। तो कहते हैं कि संगत अगर आपकी बुरी हो तो आप पर असर भी बुरा पड़ेगा, और जब आप पहले से ही इस बुरी चीज के समर्थन में हो तो फिर कहना ही क्या। तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध कर रही है। यही नहीं, अभी कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि लेकिन 3 पार्टियों ने, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने कहा है कि हम जेपीसी में शामिल होंगे। अब आप देखिए, आपको अपनी बात रखने का मौका जेपीसी में मिलता है, उसके बाद फिर संसद में तो मिलेगा ही। तो अगर आप इस विधेयक के विरोध में हैं तो अपनी बात रखते, लेकिन सवाल ये है कि बोलेंगे क्या। ये कैसे कहे कि हम भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के समर्थन में रहना भी है, और क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, तो इसलिए भ्रष्टाचार का विरोध भी नहीं कर सकते और उसके समर्थन में इस तरह से खुले दिखना भी नहीं चाहते। तो यह तो चलता नहीं है, लोगों को अब समझ में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा जोखिम उठाया है कि 2/3 बहुमत न होने पर भी वह यह संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है। क्यों लेकर आई है? क्योंकि उसका कन्विक्शन है कि राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम कुछ कदम तो उठाया जाए। यह जो दृश्य देखने को मिला पिछले दिनों में, एक मुख्यमंत्री जेल चला गया और कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, इस देश को संविधान हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, तो सरकारी कर्मचारी तो 48 घंटे जेल में रहने के बाद जो है सस्पेंड हो जाएगा और एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसमें सब शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अब आप फर्क देखिए, इंदिरा गांधी का जब चुनाव रद्द हुआ, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में उनके चुनाव को रद्द किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, और उनकी सदस्यता खत्म की थी और कहा था इस्तीफा दीजिए। उस समय संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई इंदिरा गांधी की सरकार और कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन 4 लोगों पर किसी मामले में कोई मुकदमा नहीं चल सकता, किसी अदालत में इनको नहीं ले जाया जा सकता। यह फर्क है नेतृत्व का, यह फर्क है नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक संविधान का सुरक्षा कवच तैयार किया था, और नरेंद्र मोदी जो पहले से सुरक्षा कवच था उसको तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। अगर प्रधानमंत्री 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में है, वैसे आता है, सब आता है, पर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का साथ छोड़ नहीं सकती, इसके लिए संभव नहीं है। उसके अस्तित्व का सवाल है, उसका अस्तित्व भ्रष्टाचार के कारण बना हुआ है। थोड़ी सी उसमें अस्तित्व में जो कमी पड़ी रही है उसे बचाने में लगे हैं। तो हिंदू विरोध जो शुरू में था उसको और तेज कर दिया गया।
हम हिंदू विरोधी भी हैं और हम भ्रष्टाचार के समर्थक भी हैं। अभी कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू आया है। उन्होंने विपक्ष के एक सवाल को चुनौती दी है। उन पर आरोप भी लगा कि भाई साहब पर भी मामला चला था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सीबीआई ने मुझे सम्मन किया था और उसके अगले ही दिन मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और बेल मिलने पर पद वापस नहीं लिया था। जब तक अदालत से सारे मामलों में बाइज्जत बरी नहीं हो गए तब तक पद पर वापस नहीं आए। अदालत ने कहा है कि यह राजनीतिक विद्वेष के तहत चलाया गया मुकदमा था। इस केस से अमित शाह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, आपको याद होगा कि जैन हवाला डायरी, उसमें आरोप लगा, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी उनका नाम आया था और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कोई ज़रूरी नहीं था, इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक अदालत से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं वापस संसद में नहीं आऊंगा। मदन लाल खुराना उस समय मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। यशवंत सिन्हा बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उनका इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। यह स्टैंडर्ड ये किया भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब लेकिन कांग्रेस ने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है? जो भ्रष्टाचारी है उसको बचाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। उसको डर लग रहा है, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप में जो घिरे हुए हैं, और उसको डर लग रहा है कि अगर वह जेल चले गए और 30 दिन जेल में रहे तो उनके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। यही डर सबसे ज़्यादा, कांग्रेस से भी ज़्यादा इस समय तात्कालिक रूप से सत्ता में रहा है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है और अरविंद केजरीवाल को तो कहना ही क्या, उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है। उनकी पार्टी की मान्यता बचेगी कि नहीं यह तो पता नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार की जांच की तलवार लटक रही है। अभी तक इस सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के बारे में जांच को आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन उसकी तलवार लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह किसी को पता नहीं है, लेकिन यह आरोप है कि इस आरोप की जांच सीबीआई कर रही है। यह दो तथ्य हैं। तो सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव अपने को निर्दोष मानते हैं तो फिर इस विधेयक का विरोध क्यों नहीं कर रहे? इस विधेयक से जो उनको कोई खतरा होना नहीं चाहिए, वैसे भी वह किसी भी पद पर नहीं है जहां से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ममता बनर्जी का डर तो समझ में आता है, अरविंद केजरीवाल का भी डर समझ में आता है कि पंजाब में उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है, उनको डर होगा, उनके मंत्रियों पर लगातार ही रहा है। तो यह सारे भ्रष्टाचारी हैं, वह गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर वहाँ भी फूट है। राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता की यह परीक्षा है कि क्या वो इस मुद्दे पर, अगर वो इसको सही में मानते हैं तो पूरे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 11 साल के अपने शासन में, संसद में इससे ज़्यादा कमज़ोर कभी नहीं रही। तो क्या कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी का, संसदीय रूप से कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी का आधार पर मजबूत विपक्ष मुकाबला कर सकता है? यह सवाल है इस समय देश के सामने, और यह चुनौती है राहुल गांधी और सारे विपक्षी दलों के सामने। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दूसरी कई पार्टियों के सदस्य भी इस विधेयक पर हमारा समर्थन करने को तैयार है। अब एक तरफ देखिए आप भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, क्योंकि वह सही रास्ते पर है, उनको लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप विपक्ष का रवैया देखिए, राहुल गांधी
तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल आखिर यह किस बात से डरे हुए हैं? यह तो कहा नहीं जा सकता कि आपको हमेशा के लिए जो है सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि 30 दिन तक अगर लगातार जेल भेजने का फैसला कोई सरकार नहीं करती है, कोई जांच एजेंसी नहीं करती है, अदालत करती है और 30 दिन का समय है, उसमें आप रिलीफ भी ले सकते हैं। लोअर कोर्ट का मामला हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से ना मिले तो राहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 30 दिन में अगर आपको बेल मिल जाती है तो आपको इस्तीफा देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 30 दिन तक अगर आपको बेल नहीं मिलेगी और आप जेल में रहते हैं तो 31वें दिन अपने आप आपके पद से आपको इस्तीफा मान लिया जाएगा। यह एक ऐसा मामला है जो बिल्कुल न्यायपूर्ण लगता है, या नहीं? कांग्रेस और इसके साथी दल मानते हैं कि वह कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी, क्योंकि यह डर तो भारतीय जनता पार्टी को भी होना चाहिए। जो भी सत्ता में है उसको होना चाहिए डर। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं डर रही है, बल्कि इसके विपरीत इस तरह का कानून लेकर आ रही है? ऐसे समय में जब वो सत्ता में है और सत्ता से बाहर वह इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप नियत समझिए कि नियत है कि भ्रष्टाचार बना रहे, भ्रष्टाचार फलता फूलता रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कदम उठाने की कोशिश करेगा हम उसका विरोध करेंगे। यह एक लॉ, मतलब इस बिल के विरोध का एक, अब इसकी परीक्षा संसद के शीतकालीन सत्र में होगी, देखा जाएगा। जब यह विधेयक संसद में पेश होगा और जब इस पर वोटिंग होगी तो कम संख्या होने के बावजूद भी अगर सत्ता पक्ष जीत जाता है तो मैं मानती हूँ कि यह 3 चुनाव में जो हार हुई है कांग्रेस की और विपक्ष की, यह उससे बड़ी हार होने जा रही है। तो विपक्ष ने ऐसा मोर्चा खोला है जिसमें उसकी हार तय लग रही है। उसे ना तो अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना या अपने विरोधियों की ताकत का अंदाज़ा लगाया, तो इसलिए इसका परिणाम तो अभी से दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम जो सदन में होगा, वोटिंग के बाद जो नतीजा आएगा उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, और मिलेंगे फिर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।